गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेखांकन कैसे किया जाता है उसको देखेंगे। सबसे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ उदाहरण देखेंगे। ये गैर लाभकारी संस्थाएं होते हैं, यानी कि ऐसी संस्थाएं जो किसी भी तरह का बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं करती है और उनका जो है उद्देश्य लाभ कमाना भी नहीं होता है। ये ऐसा संगठन है जो समाज के लोगों के सेवा करने के लिए, कल्याण करने के लिए, या उन संस्थाओं से जो लोग जुड़े हुए हैं गैर लाभकारी संस्थाओं से, तो वो अपने सदस्यों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं, देखिए इसको हम लोग क्लासिफाई कर दिए। धर्मार्थ संस्थाएं, यानी धर्म के काम में जो कुछ संस्थाएं लगी हुई हैं गैर लाभकारी संस्थाएं, उसमें जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी, भारत सेवाश्रम संघ इत्यादि है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वगैरह वगैरह जितना है इसमें आ जाएगा। उसके बाद दूसरा है क्लब। क्लब में आप जानते हैं स्पोर्ट्स क्लब, फुटबॉल क्लब, क्रिकेट क्लब, ऐसे करके हम लोग बहुत सारा क्लब बनाए हुए रहते हैं। तीसरा है शैक्षणिक संगठन, शिक्षा से संबंधित, जैसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो शिक्षा से संबंधित एक संस्था है झारखंड में शिक्षा का व्यवस्था करने के लिए। स्कूल्स, कॉलेज, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसका फुल फॉर्म मतलब कि स्टूडेंट का भी कोई यूनियन है, वो सब भी इसमें आ जाता है। टीचर्स का संघ है ना, ये सभी इसमें आ जाते हैं। धार्मिक संघ, धार्मिक संघ मंदिर मस्जिद बता दिया गया। और यहाँ व्यापारिक संघ, यहाँ इसको हम लोग कल्याणकारी संघ लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग चैरिटी या कल्याणकारी संघ लिख सकते हैं सेवा भावना से। उसके बाद यहाँ कल्याणकारी व्यापारिक संघ में भारतीय मजदूर संघ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का संघ है ना, वस्त्र संघ, नाई संघ, ऐसे करके बहुत सारे जो व्यापारी हैं उनका अपने अपने लोगों के लिए बनाया गया संघ इसमें आता है। कल्याणकारी संस्थाओं में आ जाएगा जैसे मारवाड़ी युवा मंच, ब्राह्मण संघ, कायस्थ संघ, ऐसे करके लोग अपने समुदाय के कल्याण के लिए लोग संगठन बनाते हैं। सांस्कृतिक एवं कला संगठन, संस्कृति और कला के विकास के लिए बनाया जाता है, जैसे पाटलिपुत्र कला मंच है, नाट्य संघ है इत्यादि। और भी अन्य हैं जैसे लाइब्रेरी हो गया, जिम हो गया, पत्रकार संघ हो गया, ऐसे बहुत सारे संघ हैं, संगठन हैं जिनका निर्माण का उद्देश्य होता है कि उनसे जुड़े हुए जो उनके सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनका जो है वो लोग कल्याण करें, सेवा करें, उनको लाभ पहुंचाएं, ठीक है। और अस्पताल भी इसमें आता है आपका, अस्पताल जितने हैं, स्कूल कॉलेज हैं, तो सभी तरह के अस्पताल, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, जो भी हो, तो वो सभी इसमें आते हैं। यानी सरकार ये मान के चलती है कि ये सभी संस्थाएं जो हैं समाज के कल्याण के लिए हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों के कल्याण के लिए हैं, उसी आधार पर उनका नाम भी पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने सबसे पहले ये समझ लिया कि गैर लाभकारी संस्थाएं क्या हैं। दूसरा कि गैर लाभकारी संस्थाओं के कौन कौन से उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। हम लोग आगे अब देखेंगे कि गैर लाभकारी संस्थाओं की क्या विशेषताएं हैं, यानी क्या पहचान है, क्या वो करते हैं। तो सबसे पहले गैर लाभकारी संस्थाएं जो हैं वो कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, जैसे कि कोई उत्पादन का काम, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण का काम, व्यापार, वस्तुओं को क्रय विक्रय कर ला करके करना है, वो सब काम नहीं करते हैं। कोई भी लेन देन, वो ट्रांजैक्शन जो है उधारी में नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा, कमेटी या ट्रस्ट के द्वारा संचालित, इनका जो स्थापना होता है वो कुछ लोग आपस में मिल के अपने हितों के लिए एक कमेटी बना लेते हैं, व्यक्तियों का संघ बनाते हैं या एक ट्रस्ट बनाते हैं जो कि इन संस्थाओं का जो है संचालन करता है। तीसरा, सेवा एवं कल्याण के लिए बनाया जाता है, इसका मुख्य काम है सेवा के लिए बनाया जाता है, और किसके लिए, बिना लाभ की इच्छा के, लाभ कमाना इसका मकसद नहीं होता है। चौथा, कार्य, इसका कार्य क्या है, ये अपने सदस्यों के सेवा के लिए, सेवा, कल्याण और संतुष्टि के लिए कार्य करता है। जबकि हम लोग देखते हैं लाभकारी संस्थाएं जो होती हैं
वो क्या करते हैं, वो अपने ग्राहकों और मालिकों स्वामियों के संतुष्टि के लिए और लाभ के लिए कार्य करते हैं। ठीक है। पांचवा, वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण जो ये बनाते हैं वो कुछ कानूनी लीगल ऑब्जेक्टिव, कुछ कानूनी उद्देश्य के कारण इनको अपना वित्तीय विवरण बनाना पड़ता है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, एक साल के लिए। तो क्या क्या बनाते हैं ये, प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाते हैं। ठीक है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ये एक तरह से कैश बुक की तरह होता है, वो जो भी कुछ नगद में लेते हैं या प्राप्त करते हैं या किसी को भुगतान करते हैं तो उसके लिए वो प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाते हैं। दूसरा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह, जैसे व्यापारिक संस्थाओं में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, इसके जगह में ये लोग आय व्यय खाता या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं, वो बनाते हैं। तीसरा, बैलेंस शीट ये भी बनाते हैं, जिस तरह से लाभकारी संस्थाएं बनाती हैं। उसके अलावा वो लोग कुछ और भी बुक्स को, कुछ और भी हिसाब किताब को लोग रखते हैं, जिसके आधार पे वे ये तीनों तरह के वित्तीय विवरण अपना बनाते हैं, जिसमें क्या है, वो स्टॉक रजिस्टर रखते हैं। सभी चीज़ों का लेन देन का एक स्टॉक रजिस्टर रखते हैं। इसमें क्या करते हैं, वो अस्थाई संपत्तियों का हिसाब और जो भी कंज्यूमेबल्स है, जो भी उपयोग करने वाला सामग्री है, उसका हिसाब वो एक स्टॉक रजिस्टर बना के रखते हैं। वो ट्रायल बैलेंस, लाभकारी संस्थाओं की तरह वो ट्रायल बैलेंस बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन अगर वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उनका जो वित्तीय विवरण है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्या होगा, बहुत सटीक और शुद्ध बनेगा। इसलिए ट्रायल बैलेंस बनाने से फ़ायदा होता है। ज़रूरी नहीं है, वो चाहे तो बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। छठा नंबर, यहाँ कैपिटल हम लोग देखते हैं। लाभकारी जो संस्थाएं होती है, जो लाभ के उद्देश्य से जिनकी स्थापना हुई है, वहाँ पास हम लोग क्या है, कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। जबकि गैर लाभकारी संस्थाओं में कैपिटल अकाउंट नहीं लिख करके उसके जगह पे उसी को हम लोग कैपिटल फंड के नाम से लिखते हैं। लाभकारी संस्थाओं में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाला जाता है। यहाँ नेट प्रॉफिट को हम लोग नेट प्रॉफिट नहीं लिख के उसके जगह में सरप्लस लिखते हैं। नेट लॉस को नेट लॉस नहीं लिख करके डिफिजिट या कमी लिखते हैं। सरप्लस माने अधिक के होता है, अधिक, और डिफिजिट माने कमी होता है। ठीक है, तो इस तरह से गैर लाभकारी संस्थाएं लाभकारी संस्थाओं से अलग होती है। अब इसके आगे स्टूडेंट हम लोग जो भी इसका फाइनेंशियल अकाउंट बनाएंगे, हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो उसको बनाने से पहले हम लोग को कुछ बातें जाननी ज़रूरी है, जिसमें से पहला है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, यानी पूंजीगत आय व्यय क्या होते हैं, आय व्यय क्या होते हैं। और दूसरा, आयगत आय व्यय क्या होते हैं। ठीक है, तो पूंजीगत आय व्यय को हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स। इधर ये क्या है, जब भी कोई भी संस्था ऐसे संपत्तियों पे खर्च करती है, ऐसे वस्तुओं पे खर्च करती है जिसका यूज़ वो संगठन कई वर्षों तक करते रहता है, उससे उसको कई साल तक बिजनेस को फ़ायदा, मतलब संस्था को फ़ायदा मिलते रहता है, और ऐसा खर्चा बार बार नहीं करना पड़ता है। 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, कभी कभी तो पूरा जीवन काल में एक ही बार करना पड़ता है। जैसे कोई बिल्डिंग बना दिए, ठीक है, कोई लैंड या ज़मीन खरीद लिए, तो ये सभी खर्चे जो होते हैं, वो मंदिर का जो है कोई भवन बना दिए, कैंटीन बना दिए, साइकिल रखने का स्टैंड बना दिए, ठीक है, तो ये सभी खर्चे जो होते हैं, मूर्ति बनवा दिए,
अस्पताल के लिए बहुत सारा मशीन खरीद कर लेकर के आ गए जिससे जांच होता है। तो ये सभी जो है एसेट्स, एक तरह से एसेट्स होते हैं, संपत्ति होते हैं व्यवसाय के। या फिर ऐसा होता है जिसको बार बार हर साल जिस पे खर्चा नहीं करना पड़े, उसको बोलते हैं रेकरिंग नेचर का। ये जो खर्च होता है वो रेकरिंग नेचर का नहीं होता है, बार बार आवर्ती नहीं होता कि इस साल भी करेंगे, अगले साल भी करना होगा, उसके बाद भी करना होगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसको कहते हैं ये खर्चे आवर्ती प्रकृति के नहीं होते हैं, रेकरिंग नेचर के नहीं होते हैं, कई वर्षों में कभी काल करने पड़ते हैं, जिसका फ़ायदा व्यवसाय को कई बार मिलता है। ये जो बात है इसको आप एकदम याद रखेंगे कि ये रेकरिंग नेचर के नहीं, आवर्ती प्रकृति के, बार बार नहीं होते हैं, बार बार नहीं होते हैं। दूसरा ये इनसे व्यवसाय को कई वर्षों तक लाभ मिलता है। तो इसमें क्या क्या आता है यहाँ पास आप देखिए, इसके अंदर हम लोग उन सभी आइटम्स को लिखे हैं जो कि हमारा जो है गैर लाभकारी संस्थाओं के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय यूज में आते हैं। तो यहाँ आप लोग कुछ देखेंगे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, जितने भी हम लोग अस्थायी संपत्तियों को खरीदेंगे वो इसमें आएगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी संपत्ति बेचेंगे उसका जो मिलेगा पैसा वो भी क्या आएगा आपका पूंजीगत। जब वो खर्चा होगा तो उसको हम लोग व्यय बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर बोलेंगे, व्यय। और कोई भी पूंजीगत वस्तु को बेचने से अगर पैसा मिलेगा तो हम लोग उसको रिसिप्ट बोलेंगे, प्राप्ति। ठीक है पूंजीगत सामान। तो यहाँ पर परचेज किए फिक्स्ड एसेट्स को, तो ये क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, पूंजीगत व्यय हुआ। और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स किया गया तो क्या हुआ, पूंजीगत आय हुआ। उसी तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबे समय के लिए अगर हम लोग विनियोग कर रहे हैं कहीं दूसरे जगह आय प्राप्त करने के लिए, तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। लोन गिवन टू आउटसाइडर, बिजनेस से बाहर अगर किसी को लोन दे रहे हैं तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। परचेज ऑफ पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स कहते हैं जैसे हम लोग ये मानचित्र वगैरह जो हम लोग खरीदते हैं, ग्लोब खरीदते हैं, ये सबको हम लोग पीरियोडिकल्स कहते हैं। मतलब हर उसका यूज हम लोग कई वर्षों तक करते हैं, नक्शा, ठीक है, उस टाइप का चीज़, तो पीरियोडिकल्स कहते हैं। तो अगर उसको हम लोग खरीदते हैं, जैसे स्कूल में ज़्यादातर वो सब खरीदा जाता है, पुलिस स्टेशन में वगैरह, तो इसको हम लोग कहते हैं ये क्या है, कई वर्षों तक वो काम आएगा, तो उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। लीगेसी, इसको वसीयत कहते हैं, वसीयत। कोई आदमी मरने के समय अपना जो है ज़मीन जायदाद वसीयत में लिख करके किसी मंदिर को चले गया, तो ये बार बार नहीं मिलता है, कभी ज़िंदगी में एक बार कभी मिल गया, तो ये भी क्या होता है, ये इसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे, पूंजीगत प्राप्ति। फिर यहाँ छूटा हुआ था 4 नंबर में, बुक्स फॉर लाइब्रेरी। कोई लाइब्रेरी अपने यहाँ जो है बुक्स खरीदता है, वो भी पूंजीगत व्यय होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। फिर उसी तरह से लाइफ मेंबरशिप फीस, कोई संस्था है, फुटबॉल क्लब है या फिर कोई पुस्तकालय है, वहाँ का जीवन भर का मेंबर बनने के लिए हम लोग एक बार में पैसा जो देते हैं उसको हम लोग कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। ये भी क्या होता है, एक ही बार जीवन में एक बार कोई व्यक्ति देता है, बार बार ये नहीं होता है। इसलिए जब स्थापना होता है किसी संस्था का तो उस समय लाइफ मेंबर लोग बनता है, बार बार नहीं बनाया जाता है। इसलिए ये एक बार जिंदगी में प्राप्त होता है जीवन में संगठन को, इसलिए इसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। इंडोमेंट फंड, इसको समर्पित निधि कहते हैं, समर्पित निधि। मतलब कोई ऐसा डोनेशन या कोई ऐसा आदमी दान दे के चले गया जो बताया कि नहीं इसका यूज जो है विद्यालय में कैंटीन चलाने के लिए किया जाएगा, तो उस दान का प्रयोग उसी कार्य के लिए होगा और उसको हम लोग नहीं निकालेंगे बिजनेस के दूसरे खर्चों के लिए, मतलब संगठन के दूसरे खर्चों के लिए नहीं निकालते हैं। तो मूलधन वहाँ उसी काम में लगा रहेगा, उस पे जो इनकम होता है उसका प्रयोग क्या करता है, संगठन करता है। तो ये भी क्या है आपका कैपिटल रिसिप्ट है, पूंजीगत प्राप्ति है, डोनेशन।
डोनेशन सामान्य रूप से कुछ नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आप डोनेशन को क्या मान लेंगे, डोनेशन को आप मानेंगे पूंजीगत मान लेंगे। डोनेशन का निर्णय करते समय हम लोग ध्यान देते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। डोनेशन के प्रकार होते हैं दो प्रकार, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब विशेष कार्य के लिए डोनेशन देना, जैसे अभी इंडोमेंट फंड में घंटा कोई मतलब किचन बनाने के लिए डोनेशन मिल गया किसी स्कूल में, जिम बनाने के लिए मिल गया, स्पोर्ट्स क्लब बनाने के लिए मिल गया, तो ये कैंटीन बनाने के लिए पैसा मिला है, बड़ा सा घंटा खरीदने के लिए मंत्री को मिला है। तो ये सब निश्चित करके मिला है कि आप उसी काम में खर्चा करेंगे, दान देने वाले ने कहा है। तो इसको हम लोग विशिष्ट या स्पेसिफिक डोनेशन कहते हैं। इसको उसी कार्य में खर्चा किया जा सकता है, उसको हम लोग उसी नाम से लिखते हैं। तो ऐसा डोनेशन जो होता है वो पूंजीगत प्राप्ति होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डोनेशन को दूसरे तरह से क्वेश्चन में लिख दिया है कि कोई आदमी मान लो डोनेशन 40,000 दिया है और क्वेश्चन में लिख दे रहा है कि इसका आधा भाग क्या होगा, पूंजीगत होगा, पूंजीगत प्राप्ति होगा। तो आधा क्या होगा, आधा रिवेन्यू होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कैसे लिखा है उस पर डिपेंड करता है कि डोनेशन का हम लोग क्या करें। तीसरा होता है कि कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तब हम लोग देखते हैं कि अगर डोनेशन का अमाउंट बड़ा है, बड़ा अमाउंट का डोनेशन है तो उसको हम लोग पूंजीगत मान लेते हैं। और अगर बहुत छोटा अमाउंट का कोई डोनेशन दे के चले गया 500, 1000, 2000 रुपये का, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसको रिवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं, इनकम मानते हैं, कैपिटल नहीं मानते हैं। इसको दान कहते हैं डोनेशन। ऑनोरेरियम, मानदेय, जब हम लोग किसी बाहरी आदमी का अपने यहाँ काम में उसको बुलाते हैं, कुछ समय तक काम करा करके उसको टेम्पोररी बेसिस पे उसको विदा कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसको मानदेय दिया गया। जैसे मान लो कि किसी मंदिर में किसी पूजा के समय बाहर से 10 पुजारी लोग को बुलाया गया और वो लोग को 15 दिन 1 महीना रख करके वो लोग खिलाया पिलाया गया और वो लोग को कुछ रिम्यूनरेशन दे दिया गया, कुछ वो लोग को पारिश्रमिक दे करके छोड़ दिया गया, तो कहा उसको क्या कहेंगे हम लोग, वो उसको मानदेय दिया गया, ऑनरेरियम दिया गया। कुछ समय के लिए उसकी सेवाएं ली गई, उसके बदले में उसको भुगतान कर दिया। नहीं, वो अस्थायी तौर पे हम लोग किसी को से काम लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो उसको ऑनरेरियम कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी जैक के सचिव को ऑनरेरियम पे काम कराया गया, या फिर किसी और आपके किसी इंजीनियर को अपने यहाँ बुला के काम कराया और फिर कुछ समय के बाद उसको पारिश्रमिक दे के छोड़ दे दिए, तो ये सब मानदेय है। तो ये ऑनरेरियम जो होता है ये ऑनरेरियम है, इसको ये जो है ऑनरेरियम, ये रिवेन्यू में आता है, आपका रिवेन्यू एक्सपेंसेस में आता है। यहाँ हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ गलती से हम लिख दिए थे। फिर आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया। लोन, बोरोइंग्स, अगर हम लोगों ने किसी से बाहर से अगर लोन लिया है, लंबे समय के लिए लिया है, तो हम लोग उसको कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। तो इस तरह से पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय होते हैं। दूसरे तरफ होता है आयगत आय और आयगत व्यय। आयगत आय का मतलब ये है कि अगर हम लोग आयगत आय का मतलब ये होता है कि हम लोग व्यवसाय या संगठन के दैनिक कार्यों के लिए जो किस काम करने के लिए जो हम लोग पैसे खर्चे करते हैं, उसको हम लोग खर्चा अगर करते हैं तो उसको आयगत व्यय कहते हैं। और अगर वो संगठन को चलाने से प्रतिदिन प्रति साल अगर हमको एक बराबर फिक्स कुछ कमाई होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं आयगत आय कहते हैं। इन सभी को छोड़ करके जो भी कुछ है वो सभी आयगत आय और व्यय हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे आपका लाभकारी संस्था में क्या, तो इसको बोलते हैं कि ये व्यवसाय के लाभ पर चार्ज होते हैं, व्यवसाय के लाभ पर प्रभार होते हैं। आयगत आय और आयगत व्यय जो होते हैं वो व्यवसाय के लाभ पर प्रभार होते हैं, यानी कि उस पर चार्ज होते हैं। यानी जो हम लोग लाभ कमाएंगे, यानी हमारा जो भी सरप्लस होगा,
उसके अगेंस्ट ये खर्चे हम लोग करते हैं, ये एक्सपेंसेस उसी के अगेंस्ट करते हैं उस लाभ को कमाने के लिए, यानी जितना खर्चा करेंगे उससे लाभ घट जाएगा। तो इससे संबंधित ये खर्चे होते हैं, लाभ को प्राप्त करने के लिए, सरप्लस को प्राप्त करने के लिए ये खर्चे होते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है आपका, ये ऐसे खर्चे जो हैं इसके जस्ट अपोजिट नेचर होता है इसका। ऐसे खर्चों का हाँ, अब यहाँ देखेंगे रिवेन्यू एक्सपेंसेस में, रिवेन्यू यानी आयगत, आय और व्यय क्या होते हैं। तो ये सबसे पहले आइटम है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कोई भी अस्थाई संपत्ति का मरम्मती वगैरह पर, रिपेयर वगैरह पे जो हम लोग खर्चा करते हैं उसका लाइफ बढ़ाने के लिए, तो हम लोग उसको लेते हैं जैसे रिपेयर्स, ठीक है। दूसरा इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर हम लोग किसी चीज़ का इंश्योरेंस का बीमा देते हैं तो वो हर साल हम लोग देते हैं, इसलिए उसको इसमें शामिल करते हैं। पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ये बराबर बिजनेस में ये खर्च होता है, इसलिए ये भी इसमें आता है रिवेन्यू एक्सपेंसेस में, और मतलब रिवेन्यू आयगत व्यय में। चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक खर्च, बिक्री खर्च, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण खर्च, ये सभी जो आते हैं ये सभी आपके बार बार होते हैं बिजनेस में, इसलिए इसको भी हम लोग रिवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं। सेल्स, जो भी बिक्री होता है बार बार उससे इनकम होता है, इसलिए ये रिवेन्यू इनकम है। कमीशन रिसीव्ड, ये क्या है, ये भी रिवेन्यू इनकम है, कमीशन प्राप्त हुआ, कोई काम करके दिए किसी को। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर, पुराना मैगजीन्स को अगर हम लोग बेचते हैं, पत्रिकाओं को, तो उससे भी हमको हर साल इनकम होता है, इसलिए इसको हम लोग रिवेन्यू इनकम में शामिल करते हैं। अब ऐसा मैगजीन होगा अगर जिसका कि 1 साल से ज़्यादा यूज होता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो सकता है, तो उसको हम लोग इसमें नहीं रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद वो रद्दी हो जाता है, तो उसको हम लोग रिवेन्यू इनकम में शामिल करेंगे, उसको बेचेंगे तो बेच के जो प्राप्त होगा। रेंट रिसिप्ट, ये हमेशा मिलता है, ये भी रिवेन्यू इनकम होगा। इंट्रेंस फीस, ये सब जो आइटम है आपको नया सुनने में मिल रहा है। प्रवेश, इसको कहते हैं प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क का मतलब होता है कि कोई भी क्लब है जैसे फुटबॉल क्लब, उसमें हम लोग जिसको मेंबर बनाते हैं तो वो जब इंटर करता है तो हम लोग उससे इंट्रेंस फीस लेते हैं, ये बराबर प्राप्त होते रहता है किसी भी संस्था को, इसलिए ये रिवेन्यू इनकम होगा। सब्सक्रिप्शन, इसको कहते हैं चंदा, जैसे मंदिर है, फुटबॉल क्लब है, मैच कराना है, चंदा लेंगे, मंदिर में चंदा काटते हैं पूजा कराने के लिए, तो ये सब बार बार इनकम होते रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिवेन्यू इनकम कहेंगे। ऑनोरेरियम, मानदेय, देखिए यहाँ लिखे थे, गलती से वहाँ लिख दिए थे उस समय। मानदेय जो होता है ये भी क्या होता है, ये हम लोग किसी को क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, पेमेंट होता है, किसी को भुगतान करते हैं, इसलिए ये क्या होगा, रिवेन्यू एक्सपेंसेस होगा। उसके बाद सैलरी अगर प्राप्त किए हैं, रिसीव किए हैं, तब वो रिवेन्यू इनकम होगा, अगर किसी को पेड किए हैं तो रिवेन्यू एक्सपेंसेस होगा। डोनेशन देखिए आपका पूंजीगत में भी आया था और यहाँ पास रिवेन्यू में भी आ रहा है, तो इसीलिए ये डोनेशन को हमको फैसला करना पड़ता है कि वो रिवेन्यू भी हो सकता है और पूंजीगत भी हो सकता है, सामान्य रूप से वो पूंजीगत ही होता है। तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा है, अगर कुछ पार्ट उसका रिवेन्यू है तो हम लोग उसको रिवेन्यू उस पार्ट को मान लेंगे। जैसे 50,000 का डोनेशन है और बोल दिया कि भैया इसका क्या है कि 40% क्या होगा, इसका 40% रिवेन्यू है, तो इसको देख लेंगे काट के, बच्चों के 20,000 रुपया हम लोग रिवेन्यू में शामिल करेंगे, बाकी 30,000 हम लोग कैपिटल में हम लोग शामिल करेंगे। स्मॉलर अमाउंट, मतलब अगर क्वेश्चन में बहुत छोटा अमाउंट अगर है, उस समय बता रहे थे, तो उसको हम लोग रिवेन्यू, डोनेशन को रिवेन्यू मान सकते हैं अगर और कुछ नहीं दिया है तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखा कि एक पूंजीगत प्राप्ति और व्यय होता है और दूसरा होता है रिवेन्यू एक्सपेंसेस और रिवेन्यू इनकम। तो जब हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये गैर लाभकारी संस्थाओं का वित्तीय विवरण है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये कैश बुक की तरह होता है, कैश बुक की तरह होता है इसमें, लेकिन कैश बुक की तरह डेट वगैरह नहीं होता और बहुत सारे कॉलम नहीं होते इसमें कैश बुक की तरह। वो बाद में हम लोग पढ़ लेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या अंतर होता है। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह होता है। अभी हम आपको बताएं कि जितना भी ये जो गैर लाभकारी संस्था अपना जितना भी हिसाब किताब रखता है वो कैश में रखता है, कोई उधार वाला काम वो नहीं करता है। तो जितना भी कैश में पिछले साल का अगर कुछ कैश बचा हुआ है या बैंक में पैसा बचा हुआ है, कैश में हाथ में जो पैसा है और बैंक में पैसा है दोनों को कैश ही बोलते हैं। अगर पिछले साल का कुछ बचा हुआ है तो यहाँ बैलेंस बीडी करके ला करके लिख देंगे। मान लो कि 20,000 रुपया पिछले साल का कैश था, 10,000 रुपया बैंक में पैसा था, दोनों मिला के 30,000 रुपया यहाँ पास लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर जितना हम लोग को रिसिप्ट होगा उसको लिख देंगे। रिसिप्ट्स अमाउंट रुपीस पेमेंट, जो भी पेमेंट किए हैं किसी को कैश में अमाउंट रुपीस, तो कैश में ही क्यों लिखेंगे, उधारी वाला नहीं लिखते हैं इसमें। उधारी वाला लिखेंगे नहीं, गलत हो जाएगा। 30,000 रुपया। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पास दो तरह का इसमें आपको लिखना है। एक, आपको जो भी प्राप्ति हुआ है वो चाहे कैपिटल ए नंबर कैपिटल रिसिप्ट हो या रिवेन्यू रिसिप्ट हो, रिवेन्यू रिसिप्ट हो, ये दोनों तरह के अभी हम लोग देखे थे। इधर हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बनाए थे और इधर क्या किए थे, रिवेन्यू आइटम सब लिखे हुए थे। तो जो भी प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति है या आयगत प्राप्ति है, सबको हम लोग इस साइड लिख देंगे। वो किसी साल का हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे, इधर हम लोग लिखेंगे बाई साइड में हेडिंग दे रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जितना भी पूंजीगत व्यय है जो इधर हम लोग लिखे थे वो सबको लिख देंगे एक एक करके यहाँ। दूसरा क्या लिखेंगे, ये ए नंबर में दे दिए, बी नंबर में, बी नंबर में होगा रिवेन्यू एक्सपेंसेस। तो रिवेन्यू एक्सपेंसेस इसी में से है सारा, जो भी रिवेन्यू एक्सपेंसेस है सब यहाँ पास हम लोग लिख देंगे। और क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे, टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद जो बैलेंस बच जाएगा उसको हम लोग बैलेंस सीडी करके लिख देंगे। ये बैलेंस सीडी जो है वर्ष के अंत का है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग कैश इन हैंड या क्लोजिंग कैश एट बैंक, दोनों को ये बताता है। तो ये बैलेंस शीट में बाद में जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें ये लिखने का काम आता है। रिसीट पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसको हम लोग कैश इन हैंड करके यहाँ पर लिखते हैं याद करके। तो इस तरह से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग बनाते हैं। तो ये सारे जो आइटम हैं जो आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे उसको हम लोग इस फॉर्मेट पे बना करके लिखेंगे। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको बनाएंगे कैसे बनाते हैं। दूसरा है, तो इस तरह से हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार हो जाएगा। दूसरा हमारा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, केवल इसको आज ऐसे हम रफली समझा रहे हैं, डिटेल में इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर चूँकि समझाना इसलिए ज़रूरी है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंसेस और रिवेन्यू इनकम वाला जितना आइटम है वही आएगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल जो आपका रिसिप्ट है उसमें से कुछ भी इसमें नहीं आएगा। तो हम लोग केवल रिवेन्यू एक्सपेंसेस को किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्सपेंसेस, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इधर क्या होगा इनकम। ये क्या है,
एकदम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है ये। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पार्टिकुलर लिखते हैं, यहाँ पार्टिकुलर लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर लिखते थे लेकिन इधर क्या लिखते थे हम लोग, इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर सभी खर्चों को लिखते थे, एक्सपेंसेस को, और लॉस को लिखते थे। इधर क्या लिखते थे, जो भी लाभ हुआ है या जो इनकम हुआ उसको इधर लिखते थे। काम वही करना है, अभी भी वही करेंगे, लेकिन यहाँ पास पार्टिकुलर्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर। यहाँ क्या लिखेंगे, इनकम। अब यहाँ क्या लिखेंगे, जितना भी खर्च हुआ है, रिवेन्यू एक्सपेंसेस जितना है वो सबको एक एक करके यहाँ लिखेंगे, और जितना रिवेन्यू इनकम होगा वो सबको यहाँ लिखेंगे, और फिर बैलेंस करेंगे। बैलेंस अगर इधर मिलाना पड़े तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफिजिट, सॉरी सरप्लस। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं लिख के उसको क्या लिखेंगे हम लोग, सरप्लस लिखेंगे। अगर इधर बैलेंस मिलाना पड़ जाए तो हम लोग इधर क्या, इधर बैलेंस मिलाना पड़ता था तो हम लोग लिखते थे नेट लॉस, तो नेट लॉस नहीं लिख के क्या लिखेंगे, डिफिजिट, कमी। इसको कमी बोलते हैं और इसको आधिक्य बोलते हैं। तो इस तरह से अगर हमको पूंजीगत आय व्यय के बारे में मालूम है और रिवेन्यू यानी आयगत आय और आयगत व्यय के बारे में मालूम है, तो हम लोग आराम से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट दोनों जाता है डेबिट में, और क्रेडिट साइड में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू इनकम दोनों जाता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है, ये लाभ हानि की तरह है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंसेस और रिवेन्यू इनकम वाला आइटम ही जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसके आगे इसको डिटेल में बनाना सीखेंगे। ओके।